Hello, guys. Welcome to the roller coaster ride through the highs and lows of Indian stock market. कहावत है जैसे किसी आइलैंड पर एक खजाना मिलना मुश्किल होता है, वैसे ही एक बेस्ट अंडरवैल्यूड स्टॉक ढूंढना मुश्किल होता है। तो आप जैसे वंडरफुल पर्सनालिटीज के लिए हम लोग शेयर मार्केट की गहराइयों से एक फैंटास्टिक एंड सुपर अंडरवैल्यूड स्टॉक लाए हैं एंड इस कंपनी की डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं। तो अपने कानों को हेडफोन से ढकते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का एक और सिलसिला। तो आज हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, उस कंपनी का नाम है रेडिंगटन इंडिया। शायद ही आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, बट जब आप इस कंपनी के बारे में जानोगे, इसकी एनालिसिस आप देखोगे, तो डेफिनिटली ये आपके रेडार पे ज़रूर होगा। अगर हम रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड की बात करें, तो बहुत ही हम्बल बिगिनिंग हुई थी इस कंपनी की। इन्होंने एक ब्रांड, एक प्रोडक्ट से धीरे-धीरे आगे बढ़ते हुए $7.7 बिलियन का डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन कंपनी इन्होंने एस्टैब्लिश की है। 275 से ज़्यादा इंटरनेशनल ब्रांड्स को ये आईटी और मोबिलिटी स्पेस में सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड 37 इमर्जिंग मार्केट्स में यानी कि 37 कंट्रीज में ग्लोबली प्रेजेंट है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग इनके की मैट्रिसेस को देख लेते हैं। अगर हम रेडिंगटन इंडिया के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 12,000 करोड़ है। आरओसीई की बात करें तो 21.2% है। आरओई 16.4% है। वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है एंड अगर आप स्टॉक के 52 वीक हाई को देखोगे तो वो 179 है और करंट प्राइस 154 रुपीस है। यानी कि जो स्टॉक है अपने 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड हो रही है, जो कि इसको बहुत ज़्यादा लुक्रेटिव बनाता है। एंड सेकंड सबसे अच्छी बात ये है कि सिर्फ 154 रुपीस में इसका स्टॉक अवेलेबल है। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि धीरे-धीरे आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करो, तो उसके लिए भी एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है। अगर हम इस कंपनी के बारे में बात करें, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये कंपनी 37 मार्केट्स यानी 37 कंट्रीज़ में वर्क करती है और ये बेसिकली 2 सेगमेंट्स में वर्क करती है। एक डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड दूसरा है सर्विस एंड सॉल्यूशन। अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे आईटी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे स्मार्टफ़ोन हो गए, नॉन-टेक प्रोडक्ट्स हो गए, इन सब चीज़ों को कैटर करता है। अगर हम सर्विस एंड सॉल्यूशंस की बात करें, तो एंटरप्राइज़ प्रोफेशनल सर्विस, क्लाउड मैनेज्ड सर्विस, लॉजिस्टिक्स सर्विस, 3D प्रिंटिंग सर्विस, सपोर्ट सर्विसेज़, ये सारी सर्विसेज़ प्रोवाइड करता है। यानी कि ये कंपनी आईटी सॉल्यूशन के हर एक पहलू पे नज़र रखता है। अगर हम बात करें इनके बिज़नेस की, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट्स, नेटवर्किंग, लाइसेंसिंग एंड सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग सर्विसेज, लॉजिस्टिक सर्विसेज, सिक्योरिटी, क्लाउड रिटेल एंड मैनेज्ड सर्विसेज। अगर आपको भी पता होगा क्लाउड सर्विसेज के बारे में, तो ये धीरे-धीरे वर्ल्ड में बहुत ही ज़्यादा फैलता जा रहा है क्योंकि हर एक कंपनी ऑफलाइन से ऑनलाइन की तरफ जा रहा है और अगर वो ऑनलाइन की तरफ जाएगा, तो डेफिनिटली उसे सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होगी। साथ ही साथ ये जो कंपनी है, ये सर्वर्स एंड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। इस कंपनी की 275 से ज़्यादा ब्रांड एसोसिएशंस हैं एंड 40,800 से ज़्यादा चैनल पार्टनर्स हैं। 4,300 से ज़्यादा वर्कफ़ोर्स इनके पास अवेलेबल है और हर साल ये डबल डिजिट ग्रोथ देती है। इनकी जो एवरेज आरओई है, वो 16 से 18 के बीच रहती है एंड एवरेज आरओसी है, वो 18 से 20 के बीच रहता है। एंड इस कंपनी की सबसे अच्छी बात है, जो आई थिंक कि शायद किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा, वो है इसका कस्टमर बेस। इनके बहुत बड़े-बड़े जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं, इनके कस्टमर हैं, जैसे कि एप्पल हो गया, अमेज़न वेब सर्विसेज़ हो गया, एसर, लेनोवो, एचपी, सैमसंग, ओरेकल, आप नाम लीजिए और वो कस्टमर शायद इनके पास अवेलेबल हो और यही इसकी सबसे बड़ी ख़ासियत है कि इनका जो कस्टमर बेस है, बहुत ही ज़्यादा वाइड है और कस्टमर लिस्ट इनका बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी को ज़रूर फ़ायदा देंगे। अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स की बात करें, तो एफआईआईज़, डीआईआईज़ के पास 45% का स्टेक है, वहीं म्यूचुअल फंड्स के पास 11.3% का स्टेक है और म्यूचुअल फंड्स में भी बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड्स जैसे एचडीएफसी म्यूचुअल फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ हो गया, फर्मा कैपिटल हो गया, टाटा म्यूचुअल फंड हो गया, ऐसे बड़े-बड़े म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हो कि कितने बड़े-बड़े स्मार्ट प्लेयर्स इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखोगे 2021 का शेयर होल्डिंग पैटर्न तो सिर्फ 35% एफआईआईज़, डीआईआईज़ ने इन्वेस्ट किया था। वहीं इन्होंने अपने स्टेक को 10% बढ़ाया है। हम लोग एक ऐसे टाइम में है जहाँ पे डीआईआईज़ और एफआईआईज़ मार्केट से पैसे खींच रहे हैं। बट वही समझ लो कि इसी सेम टाइम में एक ऐसा कंपनी मौजूद है जिसमें एफआईआईज़, डीआईआईज़ 10%। जनरली एफआईआई, डीआईआईज़ क्या करते हैं 0.5%, 1%, मैक्सिमम 2% शेयर होल्डिंग बढ़ाते हैं। वही एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे डायरेक्टली 10% का उन्होंने स्टेक बढ़ाया है। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड्स की भी बात करें तो म्यूचुअल फंड ने भी 10.9 से 11.3% स्टेक बढ़ाया है। यानी एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, जो स्मार्ट पीपल हैं, वो स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं एंड
एंड आपको भी पता होगा कि स्मार्ट पीपल ऑलवेज चेज द मनी और उनको इस कंपनी में पोटेंशियल दिखता है और शायद इस फंडामेंटल एनालिसिस के बाद भी शायद आपको भी वो पोटेंशियल इस कंपनी में दिखे। हर एक पर्सन को सक्सीड करने के लिए, हर एक कंपनी को सक्सीड करने के लिए एक ना एक स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम रेडिंगटन इंडिया के स्ट्रैटेजी की बात करें, तो इनका बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है कि इनका जो अभी तक जो कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोर्टार मॉडल था, यानी कि जहाँ ये ऑफलाइन स्टोर्स में प्रेज़ेंट थे, उस चीज़ को ये ऑनलाइन भी लाना चाहते हैं। ये अपना ऑनलाइन प्रेज़ेंस भी बढ़ाना चाहते हैं। साथ ही साथ एवरीथिंग एज़ अ सर्विस रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं हमारे कंट्री में। जैसे एग्ज़ाम्पल लें, सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। जैसे आपको भी पता है कि आईटी दैट इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। तो ये उस स्पेस में आगे ये कंपनी अपनी कदम बढ़ा रही है एंड दैट इज़ अ वेरी स्ट्रांग स्ट्रैटेजी फॉर दिस कंपनी। इस कंपनी की बात करें तो बहुत सारे हाई-टेक एरियाज़ पे ये वर्क कर रहा है जैसे क्लाउड, 5G, ऑटोमेशन, एनालिटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। जैसे आपको भी पता होगा कि अभी मेटावर्स, फेसबुक मेटावर्स डेवलप कर रहा है। यानी कि आगे आने वाले टाइम में ये जो ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी होगा, शायद यही हमारी ओरिजिनल रियलिटी होगी और उस स्पेस में भी ये कंपनी वर्क कर रहा है और आगे फ्यूचर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर दिखता है। इस कंपनी की अगर हम ग्रोथ प्रोजेक्शंस और ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो 4 सिंपल ऑब्जेक्टिव है इस कंपनी का। मार्केट शेयर गेन करना है। बाकी जो एक्जिस्टिंग प्लेयर्स हैं इस डोमेन में, उनका मार्केट ऑक्यूपाई करना चाहता है। साथ ही साथ आगे आने वाली जो बिज़नेस अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, उनको भी लगातार ढूँढ रहा है और अगर कोई इन्हें लगता है कि हाँ, ये जो ब्रांड है, आगे आने वाले टाइम में अच्छा कर सकता है, तो साथ ही साथ उस ब्रांड को एक्वायर कर रहा है। ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये जो मार्केट एक्सपैंड हो रहा है, इस मार्केट को ये एक्सपैंड भी करना चाहता है क्योंकि डेफिनिटली टेक्नोलॉजी जैसे मैंने बताया था टेक्नोलॉजी फ्यूचर है और जैसे-जैसे ये मार्केट शेयर गेन करेगा, वैसे-वैसे इस कंपनी को फ़ायदा होगा। अगर हम इस कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंसेस की बात करें, तो अगर आप देखोगे रेवेन्यू तो 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 और 2021 यानी कि लगातार 6 साल से हर साल रेवेन्यू इनका बढ़ते जा रहा है। एफवाई 2021 में 57,000 करोड़ रेवेन्यू टच किया है। सेम एबिटा की अगर हम बात करें तो 12% सीएजीआर के साथ एबिटा बढ़ रहा है लास्ट 6 टू 7 इयर्स में। वहीं अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी सीएजीआर 12%, मैं डायरेक्ट 12% नहीं, मैं सीएजीआर 12% की मैं बात कर रहा हूँ। 12% सीएजीआर के साथ मार्केट बढ़ रहा है। अगर हम डब्ल्यूसी क्या होता है वर्किंग कैपिटल, अगर हम इस कंपनी की वर्किंग कैपिटल डेज़ देखें, तो वर्किंग कैपिटल डेज़ एफवाई 2021 में सिर्फ 14 दिन रहा है। अगर हम वर्किंग कैपिटल डे की बात करें, तो जिस कंपनी का वर्किंग कैपिटल डे जितना कम होगा, यानी कि उतना ज़्यादा एफिशिएंट वो कंपनी है अपने मार्केट से पैसे को रिकवर करने में। अगर हम आरओई की बात करें, तो आरओई भी कॉन्स्टेंटली बढ़ के अभी एफवाई 2021 में 16.5% करा है और वही आरओसी ने एक बहुत लंबी छलांग मारी है एफवाई 2020 से लेके एफवाई 2021 में और 36.5% पर बढ़ा है। प्रोविजंस की बात करें, तो प्रोविजंस 0.08% रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कंपनी का बढ़ते ही जा रहा है। साथ ही साथ फ्री कैश फ्लो तो एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ के साथ आगे बढ़ा है और 33,600 मिलियन तक पहुँच गया है एफवाई 2021 में। अभी अगर हम 9 मंथ्स एफवाई 2022 की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो सिर्फ 9 महीने में कंपनी का रेवेन्यू 9% बढ़ा है, एबिटा 38% बढ़ा है, प्रॉफिट 104% बढ़ा है और साथ ही साथ जैसे मैंने अभी जस्ट डिस्कस किया था कि इनका वर्किंग कैपिटल डेज़ 14 डेज़ है, तो इन्होंने 14 डेज़ से कम करके 13 डेज़ पे किया है। साथ ही साथ अगर आप आरओई और आरओसी ग्रोथ देखोगे, तो आरओई 24.1% है, आरओसी 68.2% है। तो अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें, तो वो भी बढ़ के 2,961 मिलियन हो गया है। अब आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि एक्चुअली वाक़ई हमने ये जो रेडिंगटन कंपनी है, ये क्यों चूज़ किया? तो इस कंपनी के चूज़ करने के कुछ स्ट्रॉन्ग रीज़न है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग रीज़न है, जैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि इस कंपनी की वन ऑफ द बेस्ट क्लाइंट लिस्ट है। आप नाम देखो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल ऐसी बड़ी-बड़ी आईटी कंपनीज़ के साथ इनका टाई अप है, वो इनके कस्टमर्स हैं, जो कि आगे आने वाले टाइम में रेडिंगटन को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। साथ ही साथ आपको भी पता है कि इंडिया और इंडिया के बाहर भी लोगों को ब्रांडेड गैजेट्स के लिए स्पेशली आईफ़ोन हो गया या ऐसे बहुत सारे ब्रांडेड गैजेट्स के लिए जो क्रेज़ है वो बढ़ता ही जा रहा है और अगर ब्रांडेड गैजेट्स का क्रेज़ बढ़ेगा, तो ब्रांडेड गैजेट्स का सेल बढ़ेगा और उस सेल से कहीं न कहीं रेडिंगटन को फ़ायदा होगा। साथ ही साथ जैसे मैंने बात किया था कि ये जो कंपनी है, ये सिर्फ़ किसी एक सेगमेंट में वर्क नहीं करती है, ये डाइवर्सिफाइड मार्केट में वर्क करती है और अगेन डाइवर्सिफिकेशन का सबसे ज़्यादा फ़ायदा एक कंपनी के साथ-साथ उनके इन्वेस्टर्स को होता है क्योंकि उनका रिस्क
कम हो जाता है यहाँ पे। जैसे मैंने आपसे बात किया था कि इस कंपनी का गोल है ओमनी प्रेज़ेंस बनाना, यानी कि ऑफ़लाइन स्टोर से ऑनलाइन स्टोर्स की तरफ नेविगेट करना, यानी कि ऑनलाइन सर्विस प्रेज़ेंस भी बनाना। और ऑनलाइन सर्विस बिज़नेस में जनरली एक फ़ायदा होता है कि उनके पास हाई मार्जिन होता है और इस हाई मार्जिन से ये अपने प्रॉफ़िट्स को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये एक ऐसी आईटी कंपनी है जिसकी पीई 10 से कम है। 10 से कम पीई का मतलब बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड स्टॉक है और अगर आप इसके इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करोगे तो भी बहुत कम है। इसी सब रीज़न्स के कारण, यानी कि अंडर वैल्यूड है, कस्टमर लिस्ट बहुत अच्छा है, इनके आगे आने वाले प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी है, कंसिस्टेंट परफॉर्मर ऑलरेडी रहा है, एफआईआई, डीआईआई यानी कि जो स्मार्ट पीपल हैं, वो भी हर बार स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं इस कंपनी में। ये सारे जो फैक्टर्स हैं, ये इस कंपनी को आगे मल्टी बैगर कंपनी बनाने में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ₹154 जितनी कैपिटल प्रेज़ेंट है, तो डेफिनिटली आप इस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप इस कंपनी को अपने रडार पे रख सकते हो। अगेन वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड एंटिटी, तो ये जो फंडामेंटल एनालिसिस हम लोग ने आपके सामने प्रेज़ेंट किया है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ताकि आप भी सीखो कि आप किस तरीके से किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हो। किसी एक कंपनी के लिए क्या-क्या पैरामीटर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसे आईटी कंपनीज़ के लिए 2 पैरामीटर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनका मार्केट शेयर क्या है एंड सेकंडली उनका कस्टमर बेस क्या है, और इस दोनों ही पैरामीटर में रेडिंगटन इंडिया एक्सेल करती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपने अगर इस स्टॉक के बारे में कभी नहीं सुना है, तो आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक कैसे ढूँढ सकते हो, अंडर वैल्यूड स्टॉक की एनालिसिस कैसे कर सकते हो, किस टाइप के अंडर वैल्यूड स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और आप अगर ऐसे ही चाहते हो कि पर डे हम लोग एक-एक वीडियो लाते रहें, एक एनालिसिस आपके लिए लाते रहें उन स्टॉक्स का, जो कि आपके लिए मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं फ्यूचर में, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे वाइज़, स्टे इन्वेस्टेड एंड ग्रो रिच।